क्लास में हमने बात करी थी, क्या बात करी थी? हाँ, कोरोनरी सर्कुलेशन की, हार्ट अटैक की और हार्ट फेलियर की। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पढ़ाने के लिए मैं अपने अनुभव आपसे बांटूंगा। मैंने आपसे बताया था ना, तो कुछ डायग्राम्स जरूर मैं यहाँ पर अपलोड, कुछ मॉड्यूल के कुछ स्क्रीनशॉट्स में अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन हम लिख लिख के ही पढ़ेंगे। बस 30 सेकेंड्स। देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं ऐसा छोटा सा हो गया और हार्ट के अंदर घुस गया। अब हार्ट के अंदर घुसने के बाद जो कुछ भी मैंने अंदर देखा वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है भाई? तो मैं यहाँ पर राइट एट्रियम में घुसा हुआ था। मैंने वहाँ क्या देखा? हार्ट के लेवल के ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, एक तो अंदर पार्टीशन थे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जो एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहे थे। इनके बारे में हमने बात की थी। ये इंटर एट्रियल सेप्टम है, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक है? ये राइट एट्रियम था, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर मैंने आपको बताया था हार्ट के लेवल के ऊपर के जितने भी ऑर्गन है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा में लाके वेन्स के थ्रू गिरा देते हैं। हार्ट के लेवल के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में लाके गिरा देते हैं। और हार्ट का खुद का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाता है। ठीक है? अब राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू, राइट एट्रियम से ब्लड राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। और राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये बाहर निकलता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेकर कहाँ जा रही है? ये इस ब्लड को लेकर जा रही है लंग्स में। तो ये है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। तो जरा पल्मोनरी सर्कुलेशन भी देख लेते हैं। सपोज ये हमारे लंग्स हैं। वैसे तो राइट लंग में 3 और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, लेकिन एनाटॉमिकली हम इन लंग्स को अपर लंग और लोअर लंग में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? और आपको तो पता है कि हार्ट रखा हुआ है यहाँ दोनों लंग्स के बीच में। तो सपोज ये 2 लंग्स हैं, तो जो हार्ट है, हार्ट के अंदर आपको पता है कि 4 चैम्बर्स हैं। मैं उनके नाम नहीं लिखूंगा, नाम आपको पता है। तो होता क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकल रही है। देखिए कहाँ से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी? राइट वेंट्रिकल से। तो एक पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है, बाद में वो 2 में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो और बाद में ये जो ईच पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, लेफ्ट अपर और लेफ्ट लोअर, राइट अपर राइट लोअर, इस तरह से डिवाइड हो गई है। तो अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो हाउ मेनी पल्मोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द हार्ट? तो आंसर है 1। 1 पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द हार्ट। लेकिन पूछा जाए हाउ मेनी पल्मोनरी आर्टरीज आर प्रेजेंट इन द बॉडी? तो आंसर क्या है? 4। समझ में आया आपको? तो इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाता है। अब यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू बाहर आता है भाइयों बहनों? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो आप देख सकते हैं 4 पल्मोनरी वेन्स बाहर आती हैं। अब ये 4 पल्मोनरी वेन्स जब लेफ्ट एट्रियम में घुसने लगती हैं तो इधर वाली दोनों मिल जाती हैं और इधर वाली दोनों भी ऐसे मिल जाती हैं, और 4 पल्मोनरी वेन्स 2 छेदों से लेफ्ट एट्रियम में आके खुल जाती हैं। तो क्वेश्चन अगर आए कि हाउ मेनी पल्मोनरी वेन्स आर प्रेजेंट इन बॉडी, तो आंसर क्या होगा? 4। तो 2 अपर्चर से आकर ये लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। तो ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से वापस हार्ट के अंदर आता है। ठीक है? तो ये तो बात हो गई यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन की। अब हम वापस हार्ट के स्ट्रक्चर पे आ जाएं तो आप देखिए इधर इस तरफ लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन्स आकर खुल रही हैं। ये 2 लेफ्ट वाली हैं और ये 2 राइट वाली हैं। तो इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू लेफ्ट एवी फोरामेन, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर निकलती है आउटा, और आउटा इस ब्लड को लेकर बॉडी के ऑर्गन्स के लिए जाती है। ठीक है? तो ये हो गया सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड जो हमारे हार्ट में होता है।
अब जहाँ तक हार्ट के दीवारों की बात है, उनकी थिकनेस तो मैंने आपको बताई ही कि वेंट्रिकल की थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, और क्यों होती है वो भी बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस सबसे ज़्यादा क्यों है, ये बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे यहाँ पे क्या, एक सेकंड बैक क्या कर दें, ये तो मैंने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में बताया, और हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन देखा। ठीक है, तो ये तो इनलेट और आउटलेट के बारे में हुआ। अब हम देखते हैं कि किस तरह से वॉल्स होती हैं। तो यहाँ पे ना ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहे, इसका क्या इंतजाम है। हम चाहते हैं कि ब्लड बस ऐसे जाए और इधर से ऐसे जाए, कहीं उल्टा ना आ जाए, मतलब यूँ जाए ब्लड यहाँ से और यहाँ से यूँ जाए। ठीक है, हम नहीं चाहते ब्लड जो है वो उल्टा आए। तो राइट, जब एट्रिया सिस्टोल करेंगी, देखिए जब ये एट्रिया जो है ये सिस्टोल करेंगी तो प्रेशर लगेगा ना, तो ब्लड उल्टा भी तो जा सकता है। इसलिए यहाँ सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, इनके नीचे छोटे छोटे स्फिंक्टर लाइक वॉल्व्स होते हैं। सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस और इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पे हेवर्जियन वॉल्व है सुपीरियर वेना कावा के नीचे, इंफीरियर वेना कावा के नीचे जो है वो यूस्टेकियन वॉल्व है, और कोरोनरी साइनस के नीचे थेबिसियन वॉल्व है। तो ये वॉल्व है ना ऐसे बंद हो जाते हैं जब एट्रिया की वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो उल्टा इनको फ्लो करने ले जाता है, फ्लो को आगे की तरफ ले जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई भी वॉल्व यहाँ नहीं है पल्मोनरी वेन्स पे। तो इसका मतलब जो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या ब्लड उल्टा पल्मोनरी वेन्स में चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली पल्मोनरी वेन्स जब लेफ्ट एट्रियम में खुल रही हैं, तो जो छेद है इनका जिससे लेफ्ट एट्रियम में खुल रही है, वो एट्रिया की वॉल में ही तो है। ठीक है, तो ये एट्रिया की वॉल पर ही है ना। तो क्या होगा, जब एट्रिया की वॉल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी नहीं सिस्टोल के समय, तो ये छेद अपने आप बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे बताओ? क्योंकि ये छेद एट्रिया की वॉल में है। अब अगर ये छेद एट्रिया की वॉल में ही है, तो जब एट्रिया की वॉल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये छेद अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो जैसा मैं यहाँ पे कह रहा था कि ये छेद जो है ना, ये क्योंकि एट्रिया की वॉल में है, तो जब एट्रिया की वॉल सिस्टोल करेगी तो ये छेद अपने आप बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड उल्टा नहीं जाएगा। और जब एट्रिया की वॉल डायस्टोल कर रही है, उस समय तो हम चाहते हैं कि ये छेद खुले रहे ताकि वेन से ब्लड एट्रियम में आए। समझ में आई बात? तो यहाँ पे वॉल्व की जरूरत ही नहीं है। जब एट्रिया की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये छेद, तभी तो ब्लड उल्टा जाएगा, तो उस वक्त ये छेद अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि छेद एट्रिया की दीवार में ही है। और जब एट्रिया की वॉल रिलैक्स करेगी तो उस वक्त ये छेद खुले होंगे, और होने भी चाहिए, तभी तो ब्लड आएगा यहाँ। तो यहाँ पे वॉल्व की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इधर वही जो वीना कावाज है, इनके भी तो छेद जो है वो वॉल में ही है एट्रिया की, तो यहाँ पे भी वॉल्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये छेद भी अपने आप बंद हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे ये वॉल्व क्यों है? ये वॉल्व फालतू है, फर्जी है, इन वॉल्व्स का कोई यूज नहीं है। समझ में आई बात? तो ये काम के वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इनकी जरूरत ही नहीं। तो फिर काम के वॉल्व कौन से? काम के वॉल्व चार है, एक, दो, तीन और चार। इन चार जगहों पे जो वॉल्व है, ये काम के वॉल्व है, ये चारों। क्योंकि अगर ये वॉल्व बंद नहीं हुए तो ब्लड का फ्लो उल्टा हो सकता है। मतलब जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हम चाहते हैं कि वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाए, ना कि ब्लड उल्टा एट्रिया में आ जाए। यहाँ पे वॉल्व होने चाहिए। इसी तरह से जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगी तो हम नहीं चाहते कि ब्लड जो है उल्टा यहाँ से अंदर आए, तो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर कुछ वॉल्व्स होते हैं। इन वॉल्व्स में कस्प होते हैं, इस तरह के कस्प। कस्प क्या होता है? जैसे इस तरह के कस्प देखो, ऊपर सपोज एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल है। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर एट्रिया का चैम्बर है, नीचे वेंट्रिकल का चैम्बर है। तो जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आना चाहेगा तो ये कस्प ऐसे खुलेंगे। ठीक है, और जब वेंट्रिकल से ऊपर एट्रिया में जाना चाहेगा तो ये ऐसे बंद हो जाएंगे। बस ये ऐसे खुलते और बंद होते हैं, देखो ये कभी ऐसे नहीं खुलते उल्टे, तो बस एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं। अब देखो ये तो दो कस्प हैं, एक और दो, कभी कभी तीन भी होते हैं, एक, दो और ये तीसरा तीन। तो कस्प दो हो या तीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम उनका सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट एवी फोरामेन में जो वॉल्व होता है, उसके अंदर भाई तीन कस्प होते हैं, एक, दो और तीन। जबकि लेफ्ट एवी फोरामेन में वॉल्व होता है, उसमें दो ही कस्प होते हैं। इसलिए इधर वाले को हम ट्राई कस्पिड और इधर वाले को हम बाय कस्पिड कहते हैं। तो ये दोनों एवी फोरामेन जो है, इन दोनों फोरामेन्स को अगर मैं ऊपर से दिखाऊं, हम ऊपर से देखते हैं, ये दोनों एवी फोरामेन है जो एट्रिया को वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ के। इन फोरामेन्स को अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो वो डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सपोज हम इन दोनों एवी फोरामेन को ऊपर से देख रहे हैं, तो ये देखिए इस तरह से ये दो फोरामेन है, राइट एवी फोरामेन है और ये लेफ्ट एवी फोरामेन है। ठीक है, इनके अंदर वॉल्व है। अब राइट एवी फोरामेन में जो वॉल्व है उसके अंदर तीन कस्प है, जैसा मैं आपको बता रहा था। तो राइट एवी फोरामेन में जो वॉल्व है उसके अंदर तीन कस्प है, जबकि लेफ्ट एवी फोरामेन में जो वॉल्व है
उसके अंदर 2 कस्प है, तो कस्प 3 हो या 2 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे खुलते हैं और ऐसे बंद होते हैं। ठीक है, इन वॉल्व्स के असली नाम क्या है? इस वॉल्व का असली नाम है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और इसका नाम क्या है बताइए? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो राइट एवी वॉल्व और लेफ्ट एवी वॉल्व, ये है ना इनके असली नाम है। पर क्योंकि इसमें 3 कस्प हैं इसलिए इसको हम ट्राइकस्पिड, और इधर वाले में दोस्तों 2 ही कस्प हैं इसलिए इसको हम बाइकस्पिड भी बोल सकते हैं। तो याद रखना, बाइकस्पिड वॉल्व बाई तरफ होता है और ट्राइकस्पिड ये दाई तरफ। अच्छा, बाइकस्पिड वॉल्व को हम माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो बाइकस्पिड वॉल्व को हम माइट्रल वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक माइटर की तरह दिखता है। सवाल ये कोई बताएगा नहीं आपको, बस रटा देंगे माइट्रल वॉल्व कहते हैं। तो बाइकस्पिड वॉल्व को माइट्रल वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि एक माइटर की तरह दिखता है। सवाल पैदा होता है कि माइटर क्या है? बिशप, चर्च में जो बड़ा वाला प्रीस्ट होता है उसको हम कहते हैं बिशप। ठीक है, तो बिशप जो हैट पहनता है ना वो इस तरह का होता है। बिशप के हैट को अगर उल्टा कर दो तो वो माइटर माइटर जैसे, मतलब माइट्रल वॉल्व जैसा दिखेगा, क्योंकि बिशप के हैट को हम माइटर कहते हैं। तो ये वॉल्व ना इस तरह का होता है ना यूं, तो ये बिशप के हैट की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम है माइट्रल वॉल्व। इकोकार्डियोग्राफी से जब देखते हैं कैमरा में तो ये बिशप के हैट की तरह लगता है। क्या भाई कोई प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे? बहुत से लोग लैग लैग बोल रहे हैं। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर आपका ही नेट खराब है। तो मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया है, अब भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप अपना नेट कनेक्शन चेक करो। ठीक है, चलो भाई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये माइटर की तरह लगता है, यानी बिशप के हैट की तरह, इसलिए इसको माइटर वॉल्व कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी वॉल्व है। ये वॉल्व भी इसलिए होते हैं ताकि जब वेंट्रिकल डायस्टोल करे तो कहीं ब्लड उल्टा अंदर ना आ जाए। और यहाँ पे जो वॉल्व होते हैं ना, इनके अंदर भी 3 कस्प होते हैं। यानी ये वॉल्व भी कैसे हैं? ये भी ट्राइकस्पिड है, क्योंकि इनके अंदर भी 3 कस्प हैं। लेकिन इनके जो 3 कस्प है ना, वो आधे चांद की तरह लगते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें 3 कस्प है। सपोज ये एक कस्प है इसमें, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ऐसे इधर वाले में भी 3 कस्प है। तो ये जो वॉल्व है इनमें भी 3 कस्प है, लेकिन ये भी ट्राइकस्पिड। यानी कि देखा जाए तो ये भी ट्राइकस्पिड, ये भी ट्राइकस्पिड, ये भी ट्राइकस्पिड, ये भी ट्राइकस्पिड और ये भी ट्राइकस्पिड है। सिर्फ ये वाला जो है ना ये बाइकस्पिड है। पर इसके जो कस्प है ना, जब वो बंद होते हैं ना तो आधे चांद की तरह लगते हैं। चांद को हम ग्रीक या लैटिन में क्या बोल रहे हैं? लूनर। तो ये आधे चांद की तरह लगते हैं, तो इनको बोला जाता है सेमी लूनर। तो अगर हम दोनों एवी इन वाले वॉल्स को भी ऐसे ऊपर से देखें तो ये देखिए इस तरह से दिखेंगे आपको। इनके अंदर 3 कस्प हैं। तीनों कस्प देखो, ये एक हाफ मून है, ये देखिए, ये दूसरा हाफ मून है और ये तीसरा हाफ मून है। तो 3 हाफ मून यहाँ नजर आ रहे हैं, इसलिए इन वॉल्स को कहा जाता है सेमी लूनर वॉल्स। ये एक हाफ मून, ये दूसरा हाफ मून और ये तीसरा हाफ मून। तो ये दोनों वॉल्व भी ट्राइकस्पिड हैं, इनमें मून जैसे कस्प हैं और इन्हें कहा जाता है सेमी लूनर वॉल्व। जो इधर वाला है ना, इसको कहा जाता है आउटिक सेमी लूनर वॉल्व, और इधर वाले को कहा जाता है पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, तो ये वॉल्व भी बैकफ्लो रोकने के लिए होते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों इन वॉल्व्स के बारे में जो हमने यहाँ पे देखा। अब वापस से मैं यहाँ राइट एट्रियम में आके खड़ा था और मैंने, अच्छा सेमी लूनर वॉल्व बंद होता है ना जब ये तो मर्सिडीज बेंज जैसा साइन बनाता है, देखो, तो इसको हम मर्सिडीज बेंज साइन कहते हैं। एक्चुअली ये नाम ना बिशप हैट, मर्सिडीज बेंज साइन, ये सब नाम ना डॉक्टरों ने रख दिए। क्या होता है, जब एक लंबी रबर की ट्यूब या कैथेटर डाल के हम हार्ट में घुसाते हैं, मतलब बॉडी में घुसाते हैं, कैमरा लगा है इस कैथेटर के आगे, तो ये प्रोब या कैमरा अंदर कहाँ घूम रहा है हमें थोड़ी पता चलेगा। तो हम ना माइक बाहर स्क्रीन पे देख रहे हैं, अरे बिशप का हेड ढूंढो, अगर बिशप का हेड दिखाई दे गया तो इसका मतलब हमारा कैमरा यहाँ है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अरे मर्सिडीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब जो हमारा कैमरा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के आउटलेट पर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग ये नाम रख दिए हैं। तो एनीवेज, तो ये जो वॉल्व है यहाँ पे ये हो गए। अब क्या होता है, मैं वापस अपने अनुभव आपको बता रहा था कि मैं राइट एट्रियम में खड़ा था और मैंने दिल की दीवारों को अंदर से छुआ, और जब मैंने यहाँ दिल की दीवारों को अंदर से छुआ तो मैंने महसूस किया कि दीवारें अंदर से प्लेन नहीं है, ये ऊबड़ खाबड़ है, जैसे किसी ने अंदर, इसमें बहुत सारे खंघे के दांत की तरह निकले हुए हैं इस तरह के प्रोजेक्शंस। इन्हें हम कहते हैं मस्कुलाई पैक्टिनिटी। दोनों एट्रिया की वॉल में ये इस तरह के प्रोजेक्शंस हमें दिखाई देते हैं। पता है कैसे दिख रहे हैं ये मस्कुलाई पैक्टिनिटी? जैसे ना, सपोज आटा मार के रखा हुआ है, आटा मार के रखा हुआ है और आटे की जो सरफेस है उस पर कोई कंघा चला दे, आटा मार के रखा हुआ है और आटे की सरफेस पे कोई कंघा चला दे, तो कैसी डिजाइन बन जाएगी? बताएं, ऐसी 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 नहीं बन जाएगी ऊबड़ खाबड़ डिजाइन। तो कंघे के दांत की तरह लगते हैं ये, इसलिए इन्हें कॉम्ड मसल्स भी कहा जाता है। कॉम्ड मसल फाइबर्स हैं ये,
और इन्हीं का दूसरा नाम होता है मस्क्यूलाई पैक्टिनिटी। तो ये एट्रिया की वॉल में पाए जाते हैं। फिर जब मैं वेंट्रिकल की दीवार में पहुंचा, वेंट्रिकल के अंदर पहुंचा और मैंने वेंट्रिकल की दीवारों को अंदर से छुआ, तो मैंने महसूस किया कि वेंट्रिकल की जो दीवारें हैं ये भी अंदर से प्लेन नहीं है, इनमें कॉलम्स हैं। द मायोकार्डियम इज थ्रोन इनटू कॉलम्स। जैसे आपको पता है ना, दीवारों में कॉलम होते हैं, बीम होते हैं, किस लिए होते हैं ये कॉलम, बताइए आप? वॉल को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे मायोकार्डियम इज थ्रोन इनटू कॉलम्स। ये कॉलम कहलाते हैं कॉलमनारी कार्नी। इसकी वजह से जो दीवारें हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा ना, तो कहीं वेंट्रिकल की वॉल्स जो है वो रप्चर ना हो जाए एडिशनल प्रेशर से, इसलिए यहाँ पर ये कॉलमनारी कार्नी पाए जाते हैं। ये कार्डियक मसल फाइबर्स के बने हुए कॉलम्स हैं। जैसे कार्डियक मसल फाइबर इज थ्रोन इनटू कॉलम्स, देखिए इस तरह से। सपोज जैसे ना ये कॉलम्स है, सपोज ये कार्डियक मसल फाइबर्स हैं, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे में बहुत सारे कॉलम हैं। मतलब ऊबड़ खाबड़ है दीवार, जैसे किटकैट चॉकलेट नहीं होती है उसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं ना, वैसे ही। तो ये कॉलम कर क्या रहे हैं, ये कार्डियक मसल फाइबर्स के हैं, और क्या कर रहे हैं ये बस सपोर्ट दे रहे हैं किसको, मसल्स को। तो इन्हें कहते हैं कॉलमनारी कार्नी। यही कॉलमनारी कार्नी अपने आखिरी सिरों में फैल कर, इनके कुछ फाइबर ऐसे फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और पेपिलरी मसल्स कहलाने लगते हैं। जैसे झाड़ू नहीं होती, झाड़ू झाड़ू की सारी सीखें आपस में गुथी हुई हैं, तो वो एक कॉलम की तरह लग रही हैं, पर एंड में वो ब्रश जैसा बना लेती हैं। वैसे ही यहाँ पर ये जो कॉलमनारी कार्नी जो दरअसल वेंट्रिकल की वॉल्स को सपोर्ट दे रहे हैं, ये कॉलमनारी कार्नी जो है वो आगे पेपिला मतलब उभारते थोड़े उभरी हुई मसल्स बना लेते हैं, जिन्हें कहा जाता है पेपिलरी मसल्स। तो कॉलमनारी कार्नी के ही एक्सटेंशंस आगे मसल्स बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है पेपिलरी मसल्स। ठीक है, तो ये कॉलमनारी कार्नी का ही एक्सटेंशन है, ये आगे की तरफ पाई जाने वाली ये पेपिलरी मसल्स। तो ये हिस्से तो कॉलमनारी कार्नी कहला रहे हैं, और इनके आगे के जो एक्सटेंशंस हैं वो कहलाते हैं पेपिलरी मसल्स। ठीक है, ये जैसे झाड़ू में आगे ब्रश जैसा निकल गया, फाइबर्स थोड़ा फैल गए, जब वो कंसोलिडेटेड है वो फाइबर्स इस तरह से है, तो वो कॉलम बना रहे हैं जो दीवार को सपोर्ट दे रहा है, और एंड में उस तरह से स्प्रेड हो जाते हैं। क्यों है ये पेपिलरी मसल्स, वो भी बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमारे दो वॉल्व हैं इनको देखिए आप, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, तो उस प्रेशर की वजह से कहीं ब्लड उल्टा एट्रिया में ना चला जाए, इस चीज़ से रोकने के लिए यहाँ पे वॉल्व है, वॉल्व के कस्प जो है वो बंद हो जाते हैं, तो ब्लड उल्टा नहीं जाता। लेकिन वेंट्रिकल्स में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वॉल्व के कस्प बंद तो हो जाए पर पूरा का पूरा वॉल्व ही एट्रिया में ना बल्ज हो जाए कहीं, मतलब कि पूरा वॉल्व बंद होने के बाद ऐसे एट्रिया में ना बल्ज हो जाए। क्योंकि अगर ये वॉल्व एट्रिया में बल्ज हो गया तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या, अगर ये वॉल्व इस तरह से एट्रिया में बल्ज हुआ तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करती हैं और वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो सारा का सारा प्रेशर इस तरफ लगना चाहिए ताकि ब्लड आउटा और पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकले। लेकिन अगर ये वॉल्व अपनी जगह पे नहीं रहे, वॉल्व बंद तो रहे पर ऐसे बल्ज हो गए, तो थोड़ा प्रेशर इधर भी लग जाएगा, तो इधर से जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी और सारा प्रेशर इस तरफ नहीं लग पाएगा। इसलिए दोस्तों, वॉल्व्स को अपनी जगह पे भी तो रखना है, तो ये वॉल्व अपनी जगह पे कैसे रहेंगे, इसलिए हम इन वॉल्व्स को रस्सियों से बांध देंगे। समझ में आई बात? तो ये जो वॉल्व होते हैं इनको हम रस्सियों से बांध देते हैं। ये रस्सियाँ एक तरफ तो पेपिलरी मसल्स में जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ जुड़ी हुई हैं इन वॉल्व्स में, इन्हें कहा जाता है कॉर्डा टेंडिनाई। तो ये वॉल्व्स को अपनी जगह पर रखती हैं। तो ये कॉर्डा टेंडिनाई है। कॉर्डा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉर्ड जैसी लगती है। टेंडिनाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिसिमिलर काइंड ऑफ टिश्यूज को जोड़ रही है। लिगामेंटम क्यों नहीं बोलते हैं इनको, लिगामेंटम सिमिलर, लिगामेंट सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यूज को जोड़ता है और टेंडन डिसिमिलर काइंड ऑफ टिश्यूज को, जैसे मसल को बोन से टेंडन जोड़ता है, बोन को बोन से लिगामेंट, वैसे ही। तो यहाँ पे ये जो कॉर्ड, जो वॉल्व है, ये तो फाइब्रो कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं, और ये जो पेपिलरी मसल है ये तो कार्डियक मसल्स की बनी हुई है। तो दो अलग अलग तरह की टिश्यूज को ये जोड़ रहे हैं ना ये, इसलिए इन्हें कहा जाता है कॉर्डा टेंडिनाई। कॉर्डा मतलब कॉर्ड जैसे, और टेंडिनाई क्योंकि ये कस्प्स को पेपिलरी मसल्स के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये जो है ना वॉल्व को अपनी जगह पे रखते हैं, इस वजह से वॉल्व जो है वो कहीं जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो वॉल्व किसके, सपोज ये वॉल्व है इस तरफ, तो वॉल्व जो है पेपिलरी मसल से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ कॉर्डा टेंडिनाई। ये कॉर्डा टेंडिनाई ये वॉल्व को जोड़ के रखते हैं पेपिलरी मसल से, तो इसकी वजह से जो ये वॉल्व है वैसे बल्ज नहीं होगा एट्रिया में और अपनी जगह पर ही बंद होगा। ठीक है, तो ये कॉर्डा टेंडिनाई वॉल्व को अपनी जगह पे रखते हैं, और ये ना वेंट्रिकल के ल्यूमन में दिखते भी हैं ये ऐसे। तो ये कहलाता है कॉर्डा टेंडिनाई। मान लो अब इधर के मैं कॉर्डा टेंडिनाई डैमेज कर दूँ एक तरफ के, तो जिस चैम्बर के कॉर्डा टेंडिनाई में डैमेज करूँगा ना, जब वो वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी तो उस चैम्बर से बाहर ब्लड उतनी स्पीड से नहीं निकलेगा, क्योंकि थोड़ा सा वॉल्व इसे एट्रिया में बल्ज होने लगेगा तो थोड़ा प्रेशर इधर भी लग जाएगा ना, इसलिए। तो ये अपनी जगह पे रखते हैं वॉल्व्स को। ठीक है, इनको हम कहते हैं कॉर्डा टेंडिनाई। तो यही इनका पर्पज है। तो इसकी वजह से वॉल्व जो है वो सीधा वेंट्रिकल की दीवार के साथ सपोर्ट मिल रहा है उनको, और अपनी जगह पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे।
तो पेपिलरी मसल्स क्या है, जैसे कॉलमनार करने, जैसे लड़कियां के बाल होते हैं ना, एक बाल बराबर एक कार्डियक मसल फाइबर, तो सारे बालों को आपस में गूंथ लो तो उनकी चोटी बन जाएगी, है ना। तो चोटी में जो कॉलम होते हैं वो कॉलम क्या है, वो है कॉलमनारी कार्नी। फिर उसी चोटी के एंड में जो बाल है वो थोड़ा फैल जाता है और एक ब्रश जैसा बन जाता है। तो जो फैल के ब्रश जैसा बना रहे हैं ना बाल, वो हिस्सा कहलाता है बालों का पेपिलरी मसल्स। और फिर उसमें एक रिबन बना हुआ है जो कि बालों का बना हुआ नहीं है, वो तो नायलॉन का बना हुआ है। तो वो रिबन क्या है, कॉर्डा टेंडिना है। और वो रिबन किसमें बना हुआ है, जाकर वॉल्व के अंदर। ठीक है, तो भाई इस तरह से ये वॉल्व जो है अपनी जगह पे रहते हैं, तो ये कहलाते हैं कॉर्डा टेंडिनाई। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये सेम जो डायग्राम मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, ये सेम डायग्राम मेरे पास बना बनाया भी है, लेकिन मैंने पहले आपको यहाँ पे खुद बनाया ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये वही डायग्राम है, इसमें आपको कॉलमनारी कार्नी, पेपिलरी मसल, मस्कुलर पैक्टिलिटी, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम हमने यहाँ पे देखा। तो ये तो भाई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट कैसा दिखता है उसके बारे में बताया। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, फिर इसको समझाऊंगा बाद में। आपको तो पता है कि राइट वेंट्रिकल से ये क्या निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या निकल रही है, आउटा, है ना। तो आउटा और पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पर क्रॉस होते हैं, जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये देखिए ये आउटा है, तो जहाँ पर आउटा और पल्मोनरी आर्टरी क्रॉस होते हैं, ऊपर देखिए दोनों हॉलो सिलेंडर्स हैं, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक में डीऑक्सीजनेटेड। तो इनके दोनों के क्रॉसिंग पॉइंट पर एक छोटा सा सॉलिड सिलेंडर होता है जो इनको आपस में जोड़ रहा होता है। इस सॉलिड सिलेंडर को हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टीरियोजम। लिगामेंटम क्यों बोला, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यूज को जोड़ रहा है, दोनों आर्टरीज ही तो हैं, आउटा भी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी भी आर्टरी है। लिगामेंटम इसलिए बोला क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यूज को जोड़ रहा है। तो एक सॉलिड सिलेंडर इन दोनों हॉलो सिलेंडर्स को ऐसे जोड़ रहा होता है, जैसे कैंची के बीच में पेंच होता है ना, वैसे। तो ये इन दोनों को जोड़ रहा है, क्यों जोड़ रहा है, और ये लिगामेंटम आर्टीरियोजम आखिर करता क्या है, ये क्यों है यहाँ, इसका जवाब जानने के लिए हमें फीटल सर्कुलेशन में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिगामेंटम आर्टेरियलिज्म क्यों है, इसका भी हम जवाब देंगे। फिलहाल मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में कुछ बातें बताई। फीटल सर्कुलेशन समझेंगे तो हम एक चीज़ का और जवाब लेंगे। ये इंटर एट्रियल सेप्टम में मैंने आपसे कहा था एक हल्का सा गड्ढा होता है, फोसा ओवेलिस, ये क्यों है इसके बारे में भी हम जानेंगे। पर यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक छोटी सी बात, मैंने कहा ना जहाँ दूसरे टीचर खत्म होते हैं वहाँ से मैं शुरू होता हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसमें 3 कस्प है, इसमें भी 3 कस्प है, और इसमें भी 3 कस्प है। जब इन तीनों में 3 कस्प है तो इसमें 2 ही क्यों है भाई। कस्प का काम तो सेम है, ऐसे खुलते हैं ऐसे बंद होते हैं। दरवाजा होता है ना, एक होता है 1 पल्लड़ वाला और एक होता है 2 पल्लड़ वाला। तो दरवाजा 1 पल्लड़ वाला हो या 2 पल्लड़ वाला हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक साइड में खुलता है दूसरे साइड में नहीं खुलता, है ना। तो ये 2 कस्प और ये 1 2 और 3 कस्प। देखो जैसे मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये एक ये वाला ये दरवाजा, ये 1 पल्लड़ वाला दरवाजा है जो ऐसे खुलता बंद होता है। इसकी जगह 2 पल्लड़ वाले भी दरवाजे होते हैं जो ऐसे खुलते बंद होते हैं। काम तो दोनों का सेम ही है ना। इनफैक्ट ज्यादा मजबूत कौन सा होता है बताओ, ऐसे ये 2 पल्लड़ वाला ज्यादा मजबूत होता है कि 1 पल्लड़ वाला। भाई 1 वाला ज्यादा मजबूत होगा, 2 वाला तो क्या बीच में से ऐसे बल्ज जाएगा, यहाँ धक्का मारोगे ना तो ऐसे बल्ज जाएगा। 1 वाला ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब ये हुआ कि पल्लड़ जितने कम होंगे मजबूती उतनी ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी। अब बताओ इन चारों वॉल्व में सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा वॉल्व झेलता है, ये वाला वॉल्व, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर सबसे ज्यादा डेवलप होता है, वो ब्लड बैकफ्लो जाने की कोशिश करेगा। तो ये वॉल्व ज्यादा मजबूत होना चाहिए ना भाई। तो ये तो तीनों ट्राइकस्पिड है, लेकिन ये वाला कैसा है, ये बाइकस्पिड है, क्योंकि इसको ज्यादा मजबूत होना ही चाहिए। ठीक है, कोई नहीं बताएगा कि इसमें 2 कस्प क्यों है, बाकी सब में 3 क्यों है। एनीवेज, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं कि ये जो फीटल सर्कुलेशन किस तरह चलता है। तो ये तो मैंने आपको एडल्ट सर्कुलेशन में हार्ट का स्ट्रक्चर बताया। अब हम बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। अच्छा, बच्चा जब माँ के अंदर होता है, देखिए ये यहाँ पे लिगामेंटम आर्टेरियोजम है, ये आपको दिख रही है, ये आउटा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रही है, ऐसे जा रही है। ये देखिए ये आउटा है, ये आउटा से निकलने वाली कुछ ब्रांचेज हैं। और इसको देखिए आप, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, दो में डिवाइड हो जाती है ना, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये जो आ रही है ऊपर से, ये सुपीरियर वीना कावा है, और जो नीचे से आ रही है भाई, ये देखो ये क्या है, जो ऊपर से आ रही है वो सुपीरियर वीना कावा है, जो नीचे से आ रही है वो इंफीरियर वीना कावा है। और पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ये देखो ये खुल रही है यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स। 4 पल्मोनरी वेन्स हैं यहाँ जो इस तरह से यहाँ आके खुल रही है, 2 ही छेदों से खुलती हैं, इन्होंने 4 छेद दिखा दिए हैं, पर असल में ये ऊपर एक इस तरह से होता है। तो 4 पल्मोनरी वेन यहाँ आके खुल रही है। ठीक है, और वीना कावा हो गई, पल्मोनरी वेन्स हो गई, आउटा हो गई और पल्मोनरी आर्टरी होगी, सारी चीजें दिखाई दे रही ना इसमें। कॉर्डा टेंडिनाई दिखाऊं तुम्हें, जूम करते हैं, ये देखो ये कॉर्डा टेंडिनाई है, और ये यहाँ पे कस्प है वॉल्व के, इधर वाले में 3 कस्प हैं, इधर वाले में 2 ही हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे थे हार्ट का, इस डायग्राम को भी आप इसमें भी समझ सकते हैं। सुपीरियर वीना कावा, ये देखिए इंफीरियर वीना कावा,
किस में आके खुल गए? राइट एट्रियम में। ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी बताओ? पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो, ये रही पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है? ये आउट है, ये देखो ये। और ये पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं इधर से। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स देखो अंदर आ रही है ना ब्लड लेकर। ये सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा, ये आउटा जा रही है ब्लड लेकर। और ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है इधर और इधर। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है। कोरोनरी साइनस इसमें नहीं दिखाया है इस डायग्राम में। नहीं दिखाया है तो नहीं दिखाया, क्या करें? ये सुपीरियर वेना कावा खुल रही है, ये इन्फीरियर वेना कावा, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। चलिए, तो हमको तो बस इस डायग्राम से याद रखना है, इसी से अपना काम हो जाएगा। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। चलो, तो ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट देखा। तो बुक का डायग्राम समझ में आने लगेगा अब आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं यहाँ पे। कट सेक्शन ऑफ द हार्ट, पार्टीशंस ऑफ द हार्ट, चैम्बर्स, वॉल्स, वॉल्व्स, ये भी पढ़ा दिया है। लिगामेंटम आर्टेरियोज्म क्यों होता है, ये जानने के लिए हमें फीटल सर्कुलेशन पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। बच्चा जब माँ के अंदर होता है उस वक्त हम उसे फीटस कहते हैं। तो बताइए, जब बच्चा माँ के अंदर होता है तो क्या उसके लंग्स काम कर रहे होते हैं? नहीं, वो सांस नहीं ले रहा होता। तो ब्लड का ऑक्सीजनेशन कैसे होता है? बच्चा जब माँ के अंदर होता है तो ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है प्लेसेंटा के थ्रू। अब समझ लो, ये यूटेराइन वॉल है, ठीक है, ये फीटस है। तो फीटस में एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है इस तरह से। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के दूसरे सिरे पर यहां पर ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के एक तरफ मदर का ब्लड है। माँ और बच्चे का खून मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आप, ये ना अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब होता क्या है, फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अम्बिलिकल आर्टरी प्लेसेंटा तक जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अम्बिलिकल वेन वापस आती है। तो इसका मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड में किसका ब्लड होता है बताइए? मदर का या फीटस का या दोनों का? अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड है वो 100% फीटल है ना, क्योंकि बच्चे का ही ब्लड है वो। माँ का ब्लड तो इस तरफ है और माँ और बच्चे का खून मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये अम्बिलिकल वेसल्स है। तो अब कैसे मतलब जब डिलीवरी होती है तो पता है क्या होता है? प्लेसेंटा उखड़ती है और बच्चा प्लेसेंटा सहित बाहर आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, प्लेसेंटा वाला हिस्सा फेंक देते हैं, बच्चे वाला हिस्सा रख लेते हैं, है ना। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कहाँ से काटेंगे बताओ? बीच में से काटें, इधर से काटें या इधर से काटें? तीन ऑप्शन है हमारे पास। चलो बताओ कहाँ से काटेंगे? ए, बी, सी या डी, मतलब कहीं से भी काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोल जो है वो बिना सही आंसर के चला गया। चलो बताओ कहाँ से काटेंगे? इधर से। क्यों पता है? कहीं से भी काट दो सर, फीटस का गर्दन ही काट दो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी है, डी लगा रहे थे। क्योंकि बच्चे का ब्लड है ना, तो हम चाहते हैं कि जब प्लेसेंटा अलग हो तो ज्यादा ज्यादा बच्चे का ब्लड बच्चे के साइड ही रहे। इधर तो ये तो फेंक देंगे ना प्लेसेंटा वाला हिस्सा, इसका क्या करेंगे? तो बच्चे का ब्लड लॉस कम से कम, बच्चे को एनीमिया ना हो जाए। और जितना लंबा काटेंगे इन्फेक्शन होने का चांस भी उतना कम रहेगा, और लंबी हो तो बाद में फिर इसको जब सारा ब्लड इधर आ जाता है यूँ, तो इधर भी बांध देते हैं और ये हिस्सा सूख के झड़ जाता है अगले कुछ दिनों में। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए इसको ऐसा लंबा काटते हैं। यहाँ से काटेंगे, है ना, प्लेसेंटा वाला हिस्सा फेंक देंगे, बच्चे वाला रख लेंगे। कुछ लोग तो उल्टा करेंगे, बच्चा फेंक देंगे, प्लेसेंटा रख लेंगे। बार बार इंतजार कर रहा है, मुबारक हो लड़का हुआ है, लड़की मुबारक हो प्लेसेंटा हुई है। तो देख रहा है ये क्या हुआ, एलियन का बच्चा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और जो हम पढ़ना चाहते थे उस पर आते हैं। तो ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन है ना, वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। O2 इधर से इधर आ रही है और CO2 इधर से इधर जा रही है। न्यूट्रिशन इधर आ रहा है, वेस्ट इधर जा रही है ना। तो O2 और न्यूट्रिशन तो आ रहा है, CO2 और वेस्ट जा रही है। चलो भाई, अब फीटल सर्कुलेशन देखते हैं।
तो फीटस के सर्कुलेशन में क्या डिफरेंट है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ और कैसे ये सर्कुलेशन चलता है। देखो, जैसे एक फीटल हार्ट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फीटस के हार्ट में क्या होता है कि ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है ना, ये थोड़ा टूटा हुआ होता है। मतलब ये जो पार्टीशन है ये ऐसे टूटा हुआ है, फ्लैप, ब्रोकन नहीं है, ऐसे। समझ में आई बात? ऐसे टूटा हुआ है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लंग्स तो काम कर नहीं रहे हैं, ये ऊपर लंग्स है, मैंने बना दिए हैं। हालांकि फीटल सर्कुलेशन में लंग्स का कोई खास रोल नहीं है। और बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम कह रहे हैं सिस्टमिक ऑर्गन्स। वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये सिस्टमिक ऑर्गन्स है। जैसे ब्लड का ऑक्सीजनेशन कहाँ हो रहा है? ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है प्लेसेंटा में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। सिस्टमिक ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीना कावास के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाता है। सिस्टमिक ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वीना कावास के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। अब ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाए। देखो, राइट वेंट्रिकल में होना जाना तो कुछ है नहीं। फिर राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाए। एक्चुअली लंग्स में कुछ होना जाना नहीं है। अगर ये ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में कुछ होगा तो है नहीं, क्योंकि लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ही पल्मोनरी वेन के थ्रू इधर आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। फालतू नहीं जा रहा है ना, लंग्स तो काम कर नहीं रहे। तो क्या होता है यहाँ पर कि बर्थ से पहले पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई होती हैं, जिसकी कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ही कम ब्लड इंटर कर पाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ब्लड है ना, वो जो सिस्टमिक ऑर्गन से आ रहा है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाए, राइट वेंट्रिकल से यूँ जाके वापस आए। तो ये पल्मोनरी आर्टरी एकदम सिकुड़ी हुई है अभी, इसमें बहुत कम ब्लड जा सकता है। तो ज़्यादातर ब्लड ना यहाँ से यहाँ चला जाता है। यहाँ पे एक छेद खुला हुआ है, इसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। मतलब ये पार्टीशन टूटा हुआ है। मैंने आपको कहा ना, इंटर एट्रियल सेप्टम जो है वो टूटा हुआ है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो सीधा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने की जगह ज़्यादातर ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो लंग्स जो है वो बाईपास हो जाते हैं। ज़्यादातर ब्लड जो है यहाँ आ रहा है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से बताओ क्या निकलती है? आउटा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आउटा निकलती है वो ज़्यादातर ब्लड को कहाँ लेके जा रही है? ऑर्गन्स के लिए। आउटा की ही एक ब्रांच होती है अम्बिलिकल आर्टरी, जो कुछ ब्लड को कहाँ ले जा रही है? प्लेसेंटा में, जहाँ पर ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से बाहर कौन निकालती है? अम्बिलिकल वेन। तो अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से बाहर निकालती है, और ये ब्लड जाकर वीना कावा में गिर जाता है। इसका मतलब कि जो वीना कावा है उससे राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो कैसा होता है? वो मिक्स ब्लड होता है। इसका मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है वो कैसा होता है? वो भी मिक्स ब्लड होता है। राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है वो कैसा होता है? वो भी मिक्स होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आउटा में निकलता है वो भी कैसा होता है? मिक्स। अब मिक्स ब्लड का कुछ हिस्सा तो चला जाता है ऑर्गन को ऑक्सीजन देने, ऑर्गन्स को, और मिक्स ब्लड का कुछ हिस्सा चला जाता है प्योर होने। अब जब वो प्योर होके यानी ऑक्सीजनेट होके वापस आता है अम्बिलिकल वेन से, तो फिर वीना कावा में गिरता है, और वीना कावा में गिर के फिर मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे एडल्ट हार्ट होता है उसमें राइट साइड में इम्प्योर और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, लेकिन फीटल हार्ट में पूरे हार्ट में एक ही तरह का ब्लड है। बताओ कैसा? मिक्स ब्लड, है ना। और सभी ब्लड वेसल्स में भी मिक्स ब्लड है। एक ही ब्लड वेसल ऐसी होती है फीटल सर्कुलेशन में जिसमें मिक्स ब्लड नहीं होता। कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। कौन सी होती है? वो अम्बिलिकल वेन। इसके अलावा बाकी सब में कैसा है? मिक्स। तो मिक्स ब्लड घूम रहा है बॉडी में। फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर जी ये ब्लड के दिमाग आ गया क्या? मैंने कहा ना, जहाँ दूसरे मास्टर खत्म होता है वहां से हम शुरू होंगे, कि सर ब्लड के दिमाग थोड़ी है कि वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही जाए, लेफ्ट एट्रियम में ही जाए। वो इधर क्यों जाता है? इधर क्यों नहीं जाता? जा सकता है ना इधर भी। राइट वेंट्रिकल भी तो बना हुआ है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा रहा क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी सिकुड़ी हुई है। दिमाग नहीं आया इसके, ये इधर इसलिए आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी सिकुड़ी हुई है।
तो वो इधर से इधर तो आगे जा नहीं सकता यहाँ से। ज़्यादातर ब्लड ना यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है, तो वो यहाँ से यहाँ चला जाता है, क्योंकि इधर आगे पल्मोनरी आर्टरी सिकुड़ी हुई है। फिर भी दोस्तों कुछ ब्लड तो ऐसा है ना जो यहाँ से यहाँ चला गया, और थोड़ा तो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और थोड़ा दोस्तों जाना भी चाहिए पल्मोनरी आर्टरी में। क्यों? क्योंकि लंग्स भले ही काम नहीं कर रहे हैं लेकिन जिंदा तो है ना, और अगर वो जिंदा है तो उनको भी तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन चाहिए। तो थोड़ा सा मिक्स ब्लड लंग्स में जाता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन देता है और इम्प्योर होकर इधर से इधर आ जाता है। पर बहुत ही कम ब्लड लंग्स में जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, और इम्प्योर होकर इधर से इधर आ रहा है। ज़्यादातर जो ब्लड है ना वो तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, बहुत थोड़ा सा ब्लड यहाँ से इधर आता है और यहाँ से लंग्स में जाके यूँ आ जाता है, क्योंकि आगे पल्मोनरी आर्टरी जो है वो सिकुड़ी हुई है। ठीक है, फिर भी जो ब्लड गलती से यहाँ से यूँ जाने की जगह यहाँ से यूँ आ गया और यहाँ आके फंस गया, क्योंकि आगे तो थोड़ा ही जा पा रहा है, उसको वापस लाने का भी एक इंतजाम कर देते हैं अपन। ये देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी है और आर्टा है। पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा के बीच में एक कनेक्शन और होता है यहाँ, एक हॉलो सिलेंडर, एक डक्ट, इसे कहा जाता है डक्टस आर्टीरियोसस। दो सॉलिड सिलेंडरों के बीच में एक हॉलो सिलेंडर है। ये समझ में आए तो अच्छा, नहीं आए तो उससे भी अच्छा। ये किस लिए है पता है? कि जो ब्लड ऐसे जाने की जगह, देखिए ब्लड को नॉर्मली कैसे जाना था, ऐसे, तो जो ब्लड ऐसे जाने की जगह गलती से इधर आ गया है, वो भी यहाँ से यूँ चला जाए, इसलिए ये डक्टस आर्टीरियोसस होता है। क्योंकि लंग्स में तो बहुत ही कम ब्लड जाना है ना। आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको डक्टस आर्टीरियोसस कहाँ है। यही तो बाद में बंद होकर लिगामेंटम आर्टीरियोसम कहलाएगा। ये देखिए, आपने ये डायग्राम देखा था, इसमें आपने क्या देखा? ये देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये आर्टा है, यहाँ पर ये छेद है। तो ज़्यादातर ब्लड कैसे आ रहा है? देखो, ज़्यादातर ब्लड ऐसे आ रहा है, यहाँ से यूँ आता है, यहाँ से यूँ जाता है और यहाँ से यूँ चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो ब्लड गलती से यहाँ आ गया है, मतलब यहाँ से यूँ जाने की जगह यहाँ से यहाँ आ गया है, वो भी हम यहाँ से यहाँ भेजना चाहेंगे। इसलिए यहाँ पर एक डक्ट होता है, ये इसे कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस, एक हॉलो सिलेंडर जो आर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को जोड़ रहा है। ये इसलिए है कि जो ब्लड यहाँ आ गया है वो भी ऐसे चला जाए आर्टा में। यही तो दिखा रहा हूँ मैं, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ सिंपली दिखा दिया। सिंपली कैसे दिखाया? देखो, ज़्यादातर ब्लड ऐसे जा रहा है और कुछ ब्लड ऐसे भी आ रहा है इधर। ये सब इसलिए है ताकि यहाँ पे पहुँच जाए ब्लड आर्टा में सारा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। तो ये फीटस में पाया जाता है। फीटस में दो चीज़ें हैं जो एडल्ट में नहीं है, एक तो है फोरामेन ओवेल और एक है डक्टस आर्टीरियोसस। फोरामेन ओवेल इसलिए है ताकि ब्लड यहाँ से यहाँ जाए, डक्टस आर्टीरियोसस इसलिए है ताकि ये ब्लड भी यहाँ पहुँच जाए। तो ऐसे चलता है फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी फीटल सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, अब ये हो गया इसके बारे में। तो इस तरह से सर्कुलेशन चलता है। आप एक बात पूछ सकते हैं कि सर जी, ब्लड जो है वो इस चैम्बर से इस चैम्बर में क्यों जा रहा है, इसमें से वापस इसमें क्यों नहीं आ रहा? बड़ी सीधी सी बात है दोस्तों, इस चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा है और इस चैम्बर में प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि राइट एट्रियम में दो जगह से ब्लड आ रहा है। कहाँ कहाँ से बताओ? एक तो आ रहा है प्लेसेंटा से और दूसरा आ रहा है ऑर्गन से। तो क्योंकि राइट एट्रियम में दो जगह से ब्लड आ रहा है, प्लेसेंटा से भी और ऑर्गन से भी, तो राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा है। जबकि लेफ्ट एट्रियम में तो बहुत थोड़ा ब्लड आ रहा है। कहाँ से? जो लंग्स में गया था वो। लेफ्ट एट्रियम में तो बहुत थोड़ा ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो इस चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा है और इस चैम्बर में प्रेशर कम है। इसकी वजह से धक्का लगता है और ये जो फ्लैप है ये ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ये मुड़ा हुआ है और ब्लड इसमें से इसमें जाता रहता है। ठीक है, तो भाई पहले भी ये ब्लड इसमें से इसमें जाता रहता है, लेकिन क्या हुआ? तो इस तरह से ये ब्लड इसमें से इसमें जाता है, तो इस तरह से फीटल सर्कुलेशन चलता है। पर फिर आपने सुना होगा कि एडल्ट में क्या होता है कि प्योर और इम्प्योर ब्लड सेपरेट हो जाते हैं और ये छेद वेद सब बंद हो जाते हैं। सुना है कि नहीं सुना है आपने? तो जादू है क्या? कैसे बंद हो जाते हैं? कैसे प्योर और इम्प्योर ब्लड सेपरेट हो जाता है? दिमाग थोड़ी है ब्लड के या फीटस के, हार्ट के, कि चलो भैया बॉडी से बाहर निकल रहे हैं तो प्योर इम्प्योर सेपरेट हो जाओ। अभी तो पूरे हार्ट में मिक्स ब्लड है, बाद में इस तरफ सिर्फ इम्प्योर रहेगा, इस तरफ सिर्फ प्योर रहेगा। तो ये सब अपने आप कैसे हो जाता है? क्या आपको मेरा सवाल समझ में आ रहा है? कोई तो रीजन होगा ना, ये सब अपने आप कैसे हो जाता है? तो चलो उसके बारे में हम समझते हैं। तो कैसे फीटल सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन में चेंज हो जाता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं इसी डायग्राम में चेंजेस करूंगा, इसी डायग्राम में, पर एक बार मैं डायग्राम बना बनाया आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यही तो है वो डायग्राम। तो इस तरह से यहाँ पे सर्कुलेशन चल रहा है। ठीक है, अब हम इसमें चेंजेस करते हैं
और इसको एडल्ट सर्कुलेशन में चेंज करते हैं। बर्थ के समय बच्चा का प्लेसेंटा उखड़ता है और बच्चा प्लेसेंटा सहित बाहर आता है, हम अम्बिलिकल कॉर्ड काट देते हैं, है ना। तो वो सब मैं अब करने वाला हूँ। ये तो फीटल सर्कुलेशन है। देखिए अब देखिए चेंजेस कैसे आते हैं। अब बर्थ के बाद पता है क्या होगा, प्लेसेंटा गई तो मैं इसमें से प्लेसेंटा मिटाऊंगा। ये देखिए कर दें इसमें चेंजेस। ये देखो प्लेसेंटा गई, अम्बिलिकल आर्टरी भी गई और ये अम्बिलिकल वेन भी गई। तो दोस्तों अब राइट एट्रियम में मिक्स ब्लड नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए। राइट एट्रियम में एक ही तरह का ब्लड आ रहा है, कौन सा, इम्प्योर। ठीक है, इसी वक्त बच्चा रोता है, ये मैंने तो बना रखा है फीटल सर्कुलेशन, मैं चेंजेस इसमें कर रहा हूँ। नहीं रोएगा ना तो रुलाएंगे, क्यों, ताकि वो सांस ले। और जब वो सांस लेता है तो पहली बार उसके लंग्स में हवा जाती है, ये बात पता है ना आपको। तो अब उसके लंग्स में हवा जा रही है और उसके जो लंग्स हैं वो ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए तैयार है। इसी वक्त उसकी पल्मोनरी एपिथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेसोडाइलेटर है जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों को डायलेट कराता है। तो पल्मोनरी आर्टरी भी डायलेट हो जाती है, पल्मोनरी वेन भी डायलेट हो जाती है, और अब ये ज्यादा ब्लड रिसीव करने के लिए तैयार है। जब पल्मोनरी आर्टरी और वेन डायलेट हो जाती हैं और ये ज्यादा ब्लड रिसीव करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो अब बहुत सारा ब्लड राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पहले तो थोड़ा ही जा रहा था ना, अब बहुत सारा ब्लड राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाता है, और लंग्स इस बहुत सारे ब्लड का ऑक्सीजनेशन कर देते हैं। तो बहुत सारा ब्लड अब पल्मोनरी वेन से वापस आ रहा है। तो बहुत सारा ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब आप देखो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले तो बहुत थोड़ा ब्लड आ रहा था ना लेफ्ट एट्रियम में, अब तो बहुत सारा आ रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बट राइट एट्रियम में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ प्लेसेंटा से भी ब्लड आता था और ऑर्गन से भी आता था, अब सिर्फ ऑर्गन से आ रहा है। तो राइट एट्रियम में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से धक्का यूं लगता है, और ये जो फ्लैप जो टेढ़ा था ना, ये फ्लैप अब सीधा हो जाता है, और इस फ्लैप के सीधे होने के साथ ही फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है। फोरामेन ओवेल तो बंद हो गया, लेकिन एक हल्का सा खांचा रह गया यहाँ। इस खांचे को कहा जाता है फोसा ओवेलिस, जो बताता है कि कभी यहाँ हुआ करता था फोरामेन ओवेल, लेकिन अब क्या है यहाँ, फोसा ओवेलिस। इसी तरह से क्योंकि अब बहुत सारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, तो आर्टरी में बहुत कम ब्लड जाता है डक्टस आर्टेरियोसस से। तो अगले कुछ घंटों में डक्टस आर्टेरियोसस भी सूख कर सिकुड़ जाएगा और हॉलो सिलेंडर एक सॉलिड सिलेंडर में बदल जाएगा। ये हॉलो सिलेंडर था ना, ये एक सॉलिड सिलेंडर में बदल जाएगा, जिसका नाम होगा लिगामेंटम आर्टेरियोसम। वो अब इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बाहर से जोड़ रहा है। और अब इधर देखिए आप, लेफ्ट एट्रियम में बहुत सारा ब्लड आया, कैसा, ऑक्सीजनेटेड आया ना। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में अब कैसा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू ऑर्गन्स में कैसा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये देखिए अपने आप फीटल सर्कुलेशन जो है वो एडल्ट सर्कुलेशन में बदल गया। अरे ये तो एडल्ट सर्कुलेशन, छेद बंद हो गए, जादू थोड़ी है, किस वजह से बंद हुए बताया, कैसे फीटल सर्कुलेशन एडल्ट में बदल जाता है वो बता रहा हूँ मैं। तो अब देखो, अब एक साइड में प्योर ब्लड है और एक साइड में इम्प्योर ब्लड है। इसे कहते हैं एडल्ट सर्कुलेशन में चेंज हो जाना, फीटल सर्कुलेशन का। तो ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, बस बता देंगे कि छेद बंद हो जाते हैं। बंद कैसे हो जाते हैं, जादू है क्या। तो ऐसे ही सब क्लोज हो जाता है और प्योर इम्प्योर ब्लड सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे फीटल सर्कुलेशन बर्थ के समय एडल्ट सर्कुलेशन में बदलता है। ये देखिए, ये फीटल सर्कुलेशन था और अब ये हो गया एडल्ट सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये तो हमने सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। अब एक चीज और पढ़ेंगे इसके आगे, और वो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। आपने सुना होगा, वो बच्ची पैदा हुई उसके दिल में छेद हो गया, सुना नहीं सुना। अरे दिल में छेद हो नहीं गया, दिल में जो छेद था वो बंद नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात। वो बच्चे के दिल में छेद हो गया, दिल में छेद है, दिल में छेद तो सभी के होता है, दिल में जो छेद था वो छेद बंद नहीं हुआ, वो खुला रह गया। इन्हें हम कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ये तीन तरह की है, तीनों पढ़ लेते हैं। तो दिल में जो छेद था वो बंद क्यों नहीं हुआ, वो भी देख लेते हैं। कई रीजंस होते हैं, कई बार वो जो पार्टीशन है वो छोटा है, वो डेवलप ही नहीं हुआ। अब पेटेंट, पेटेंट मतलब समझते हैं आप, पेटेंट मतलब होता है परमानेंट हो गया, परसिस्टेंट हो गया।
उसे बोलते हैं पेटेंट। अब सोचो, फोरामेन ओवेल फोसा ओवेलिस में नहीं बदला, ठीक है, फोरामेन ओवेल अगर फोसा ओवेलिस में नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? ये खुला रह गया, फ्लैप छोटा था, या इस फ्लैप में कैल्शियम वगैरह जमा हो गया तो ये हार्ड हो गया, तो ये क्लोज ही नहीं हो रहा। तो क्या होगा पता है, इस बीमारी को बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। इसी तरह से डक्टस आर्टीरियोसस अगर बर्थ के बाद बंद नहीं हुआ और लिगामेंटम आर्टीरियोजम में नहीं बदला, तो इसे कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। भाई पेटेंट लिगामेंटम आर्टीरियोजम तो तुम्हारे अंदर भी है, पेटेंट फोसा ओवेलिस तो तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन फोरामेन ओवेल अगर फोसा ओवेलिस में नहीं बदला और खुला रह गया, इसे कहेंगे पेटेंट फोरामेन ओवेल, इसे कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, ये पार्टीशन, ये कभी कभी अधूरा डेवलप होता है, ये पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ, सब सोचो यहाँ खुला रह गया ऐसे। जैसे कई लोगों के लिप कटा हुआ होता है, पैलेट कटी हुई होती है, डेवलप नहीं हुई पूरी, ये अधूरा, ये खुला रह गया। तो इस बीमारी को कहेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या वीएसडी। ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, 12th में पढ़ाऊंगा मैं आपको। रेप्टिलियन कैरेक्टर परसिस्ट कर गया ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर। वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जिसको पूरा डेवलप हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ और वो अधूरा ही रह गया। तो आप बताओ क्या होगा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पे जो सेप्टम था वो अधूरा रह गया। ये इन तीनों ही तरह की बीमारियों में एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ? कि बर्थ के बाद एक तरफ तो प्योर ब्लड है और एक तरफ इम्प्योर ब्लड है, इधर इम्प्योर है और इधर प्योर है ना, इस तरफ प्योर है। तो अब तो प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे या यहाँ पे। तो इसकी वजह से टिश्यू लेवल पे उतना प्योर ब्लड नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए, है ना। तो ये बच्चे तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड की वजह से टिश्यू लेवल पे उतना प्योर ब्लड नहीं मिलेगा, तो ये बच्चे जल्दी थक जाएंगे, जल्दी हाँफ जाएंगे, इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी रिटार्ड हो जाएगा, क्योंकि इनको ऑक्सीजन वगैरह ढंग से नहीं मिलती है। अर्ली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पा रहे हैं, दौड़ भाग नहीं कर पा रहे हैं, और स्किन के नीचे से ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लूइश रिफ्लेक्शन देता है, तो इसकी वजह से इनकी स्किन पे ना कई कई जगहों पे नीले नीले निशान पड़ने लगेंगे। वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजर रहा है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन कर देगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं? साइनोसिस। और ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? ब्लू बेबीज। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं है जो नाइट्रेट पॉल्यूशन की वजह से होती है, ये ब्लू बेबी है क्योंकि इनकी स्किन पे नीले नीले निशान है कई जगहों पे, ठीक है। तो अब इसका क्या इलाज है बताओ? ये 3 तरह की कंजेनिटल हार्ट डिजीज बताई मैंने आपको। सर्जरी ही इसका इलाज है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे कपड़ा फट जाता है तो पैबंद लगा के सिल देते हैं, वैसे ही ऑक्लूडर पैच लगा के सिलाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे पैच लगा के सिलना पड़ेगा या यहाँ सिलना पड़ेगा। अब ये 3 तरह की जो मैंने कंजेनिटल हार्ट डिजीज आपको बताई है, इसमें मोस्ट कॉमन पता है कौन सी है? वही है पहले वाली। लेकिन आप ही मुझे बताओ, सबसे ज्यादा जानलेवा कौन सी होगी, यानी मोस्ट फैटल कौन सी होगी? क्योंकि वेंट्रिकल्स में जो मिक्सिंग होगी ना, वो तो सबसे जोरदार मिक्सिंग होगी, प्रेशर ज्यादा है, तो इसका तो तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाए। लीस्ट फैटल कौन सी है पता है तीनों में सबसे कम खतरनाक? ये सेकंड वाली। क्यों पता है? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ रही है। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है, हार्ट के अंदर ऑपरेट करना पड़ रहा है आपको, यहाँ पे सिलाई करनी पड़ रही है यहाँ पे। सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं, वो तो हार्ट के बाहर है, खाली एक चिमटी से दबा दो इसको, धागे से बांध दो, तो मिक्सिंग बंद हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो फर्स्ट और थर्ड सबसे खतरनाक है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो हार्ट के बाहर है, यहाँ पर है ना, ऐसे दबा देंगे इसको ऊपर। फर्स्ट और थर्ड में आएगी दिक्कत। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वीएसआर मतलब कि वीएसडी है वो। तो ये तीनों तरह के मैंने आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज बताई। हार्ट के अंदर कैसे ऑपरेट करता है वो तो एमबीबीएस में पढ़ना है यार, ये नीट में थोड़ी आएगा, नीट में जितना आएगा वो मैंने सब बता दिया, ठीक है। तो ये हो गई कंजेनिटल हार्ट डिजीज और ब्लू बेबीज, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोसिस। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में वापस लौटते हैं। हमने फीटल सर्कुलेशन भी पढ़ा यहाँ। एक बात बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रेड है, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपने देखा पहाड़ी लोगों में गाल लाल लाल होते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो ये ब्लूइश ब्लूइश, ब्लू बेबीज, साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, है ना। तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरीज काटेंगे जब तो रेड ब्लड निकलेगा, और जब वेन काटेंगे तो ब्लू ब्लड निकलेगा, निकलेगा ना। आज तक तो निकला नहीं। तो मेरा सवाल आपसे क्या है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू है, अरे ब्लू है तभी तो ब्लूइश रिफ्लेक्शन मार रहा है, कहीं चोट लग जाती है तो वहां नील पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है वहां नील पता है? क्योंकि जहां चोट लगती है वहां इंजरी हो जाती है, नॉर्मली वहां से ब्लड फ्लो होकर निकल जा रहा है और वापस जा रहा है, तो वहां की जो लोकल टिश्यू है वो उस ब्लड में से थोड़ी O2 ले लेती है, उसमें थोड़ी सी O2 डाल देती है। अब आपने वहां मार दिया,
तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो गई, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है ना स्लो हो जाता है और ब्लड वहाँ भरा रहता है ज़्यादा देर, क्योंकि चोट लग गई है ना वहाँ। अब ब्लड यहाँ अगर ज़्यादा देर भरा रहेगा तो पता है क्या होगा, जो इसके आसपास की लोकल टिश्यू है वो इसमें से ज़्यादा O2 ले लेगी, उसमें ज़्यादा CO2 डाल देगी, तो ये ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जब ये ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो ये ज़्यादा ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन करेगा और यहाँ नील पड़ जाएगा। तो जब चोट लगती है तो नील क्यों पड़ जाता है, समझ में आया? लेकिन मेरा सवाल अभी भी कायम है, जहां दूसरे मास्टर खत्म होते हैं वहां से मैं शुरू होता हूँ। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो ब्लूइश रिफ्लेक्शन मार रहा है, तो जब वेन काटते हैं तो ब्लू ब्लड क्यों नहीं निकलता बाहर? सवाल कितने लोगों के समझ में आया? सवाल समझ में आया तो ही जवाब तो मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, लेकिन सवाल अगर समझ में आ रहा है तो हाँ ट्रू बोले पोल में कि वेन काटते हैं तो फिर ब्लू ब्लड निकलना चाहिए ना बाहर, इम्प्योर ब्लड जैसे ही बाहर निकले तो ब्लू होना चाहिए। सवाल ज्यादातर के समझ में आ गया। तो वेन का ब्लड जब ब्लू है तो फिर वो बाहर निकालते हैं तो ब्लू क्यों नहीं दिखता? पता बेवकूफ मास्टर क्या बोलते हैं? उनसे बोला ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड होता है, हाँ रेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लू होता है, साइन सेज ब्लू बेबी सर, हाँ हाँ ब्लू होता है। तो सर जब आर्टरी काटते हैं तो रेड ब्लड निकलता है, हाँ बिल्कुल निकलता है। तो सर वेन काटते हैं तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू ब्लू ब्लड क्यों नहीं आता बाहर? तो बेवकूफ मास्टर क्या बोलता है पता है? एक्चुअली वेन में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है और वो ब्लूइश है, लेकिन जैसे ही आप वेन काटते हो और वो ब्लड एयर के कॉन्टेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर के, तो उसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है और वो रेड हो जाता है। इसलिए अंदर तो वो ब्लू है, बाहर आते ही वो रेड हो जाता है। ऐसे बेवकूफों वाले जवाब देते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि जब ये ब्लड ब्लू है नहीं या ब्लड ब्लू है जो भी है, तो बाहर ब्लू क्यों नहीं दिखता है? तो ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ देता हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास हम भी तो यहाँ देखो करते हैं ना, रेड से लिखते हैं डीऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेटेड को और ब्लू से लिखते हैं डीऑक्सीजनेटेड। भाई इसमें मेरे 10 मिनट जाएंगे, 10 से 12 मिनट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जवाब दूं तो पोल में ट्रू बोलें, और आप चाहते हैं हम आगे पढ़ें तो फॉल्स बोल दें, क्योंकि मैं आगे पढ़ा भी सकूँ भी। मेरे बाप रे 94% कह रहे हैं कि जवाब दो। ग्रीनिश ब्लू है, ब्लूइश ग्रीन क्यों दिखता है? जब होता नहीं तो दिखता क्यों? चलो देते हैं जवाब। कोई भी चीज किसी कलर की क्यों दिखती है पहले ये बताओ? क्योंकि जब लाइट पड़ती है ना उस चीज पे तो वो बाकी सब चीजों को एब्जॉर्व कर लेती है, बस उसी को रिफ्लेक्ट करती है। अब कोई चीज रेड क्यों दिख रही है? क्योंकि जब लाइट उससे टकराती है तो बस वो रेड वाले स्पेक्ट्रम को ही रिफ्लेक्ट करती है, बाकी को नहीं करती। तो कौन कैसा दिखेगा वो इस पर डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्ट किसको किया जा रहा है। ये तो आपको पता है ना, कुछ ऐसा ही है यहाँ। पहले तो ये जान लो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रियल कलर क्या होता है। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको कि हम प्योर ब्लड बोलते हैं, और एक होता है इम्प्योर ब्लड जिसको हमने कहा डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, दोनों ब्लड में फर्क क्या है पहले वो भी देख लेते हैं। अब जैसे ना दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड को मैंने अगर एक टेस्ट ट्यूब में रखा और हम उनको देख रहे हैं नेकेड आईज से, ये मेरी आईज हैं जिनसे मैं ये दोनों ही ब्लड को देख रहा हूं। ठीक है, होता क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको पता है 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। होता है कि नहीं होता? कितना परसेंट होता है? 97%। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो 75% से ज्यादा नहीं होता। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक चीज और है, और वो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जो 23% तक 22% तक है। ठीक है, तो जब हमारी लाइट रेज ऑक्सी हीमोग्लोबिन से टकराती हैं तो वो 97% रेड कलर रिफ्लेक्ट करती है। 97% रेड इज क्वाइट रेड, तो ये कहलाता है ब्राइट रेड, सुर्ख लाल। तो जो प्योर ब्लड होता है ना वो भड़कीला लाल होता है, सिंदूर के कलर जैसा, ब्राइट रेड। जबकि इम्प्योर ब्लड जो होता है ना दोस्तों, वो डल रेड होता है, रेलगाड़ी या मालगाड़ी के डब्बे जैसा। क्यों डल रेड होता है? क्योंकि जब लाइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से टकराती है, देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? रेड। लेकिन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ब्लू। तो यहाँ पर 75% तो रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है और 22% ब्लू, ब्लू या ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन या ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ना रेड कलर तो ब्राइट रेड तो रेड ही लगता है ना, लेकिन अगर आप ना रेड में थोड़ा सा ब्लू मिला दो, आपने कभी वाटर कलर यूज करे हैं? प्योर रेड तो रेड ही दिखेगा, लेकिन अगर आप रेड में थोड़ा ब्लू मिला दोगे ना तो रहेगा तो वो रेड ही दोस्तों, लेकिन वो डल रेड हो जाएगा। अब वो ब्राइट रेड नहीं रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? जो रेड है वो तो रेड है, वो ब्राइट रेड है, लेकिन 75% रेड में अगर आप 22% ब्लू मिला दोगे तो रहेगा तो वो रेड ही, लेकिन वो ब्राइट की जगह कैसा हो जाएगा बोलो? अब वो डल हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो जब नेकेड आइज से हम प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को देखते हैं टेस्ट ट्यूब में लेके, तो हल्का सा फर्क दिखता है दोनों के अंदर। जो आर्टीरियल या प्योर ब्लड होता है ना वो ब्राइट रेड होता है, भड़कीला लाल, और जो वेन का ब्लड होता है वो भी रेड होता है, लेकिन वो हल्का सा डल रेड होता है। समझ में आई बात? तो नेकेड आइज से तो दोनों रेडी दिखते हैं, लेकिन फिर जब हम स्किन का फिल्टर लगा देते हैं, अगर हम स्किन का फिल्टर लगा दें तो ऐसा क्यों होता है
कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से ब्लू लगने लगता है, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब सपोज हमने इन दोनों पे ना ऐसे स्किन का फिल्टर लगा दिया है, ये हमारी बॉडी की स्किन है जिसका फिल्टर हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। अब आपको पता है हमारी स्किन जो है ना वो कलर को एब्जॉर्व करती है। ये हमारी स्किन है जो कलर एब्जॉर्व करेगी, और जब स्किन कलर एब्जॉर्व करती है ना तो याद रखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी जिस कलर की, उसकी पेनिट्रेशन पावर भी उतनी ज्यादा होगी और वो भेद के निकल जाएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ना वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो ज्यादा दूर तक तो ट्रेवल करता है लेकिन उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू की वेवलेंथ कम है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये पता है ना आपको। तो अभी क्या होता है, जैसा आपने देखा कि जब हम स्किन का फिल्टर लगा देते हैं तो स्किन ना रेड को एब्जॉर्व कर लेती है लेकिन वो ब्लू को एब्जॉर्व नहीं कर पाती। ब्लू को एब्जॉर्व क्यों नहीं कर पाती पता है? क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 75% तक रेड एब्जॉर्व कर लेती है, कौन? स्किन। तो अब देखिए क्या होगा जब आप स्किन का फिल्टर लगा के देख रहे हैं तो क्या होगा, देखिए पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखिए, जो प्योर ब्लड जो आपके इधर लेफ्ट साइड में लिखा है, 75% एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहां। इसका मतलब जो बाहर जाएगा ना रेड, वो अब सिर्फ 22% रेड होगा। 22% रेड मतलब होता है पिंक। इसलिए जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप अपनी स्किन के नीचे देखते हैं तो आपकी स्किन गुलाबी दिखती है। ब्लड फ्लो अगर स्किन में इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपकी स्किन कैसी दिखती है? पिंक। क्योंकि 97 में से कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो गया बताओ? 75% रेड एब्जॉर्ब हो गया है। तो 22% रेड तो बहुत कम रेड है ना, तो कैसा दिखेगा बोलो? पिंक। तो नेकेड आई से जब हम स्किन के नीचे प्योर ब्लड देखते हैं तो स्किन पिंक दिखती है, लेकिन जब हम इम्प्योर ब्लड देखते हैं तो 75% एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना रेड का। 75% रेड अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो देखो क्या होगा। ये देखो 75% ही तो बाहर आ रहा था, ये एब्जॉर्ब हो गया, तो रेड बाहर निकला ही नहीं, लेकिन ब्लू के कोई असर नहीं पड़ा, ब्लू बाहर निकल गया। और अब जब ब्लू बाहर निकल गया यहां से तो आंखों को तो बस ये 22% ब्लू ही दिख रहा है, 75% रेड तो दिखना बंद हो गया ना, उतना तो एब्जॉर्ब भी हो गया। इसलिए ऐसा भ्रम होता है कि ये ब्लड ब्लू है, बराबर है ना। अब जैसे ही मैं स्किन हटा दूंगा, सपोज मैंने स्किन हटा दी, तो क्या होगा? अब ये डल रेड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 75% रेड भी बाहर दिखाई देने लगेगा, और ये कैसा हो जाएगा? ये ब्राइट रेड हो जाएगा। तो स्किन हटाते ही प्योर ब्लड ब्राइट रेड और इम्प्योर ब्लड डल रेड होता है, लेकिन स्किन लगाते ही प्योर ब्लड पिंक स्किन के नीचे से और इम्प्योर ब्लड ब्लूइश दिखता है। इसलिए ऐसा भ्रम होता है, स्किन हटाते ही वो डल रेड हो जाएगा, रेड निकलेगा बाहर, इसलिए ऐसा लगता है। आपको आज समझ में आया क्यों प्योर और इम्प्योर कहता है? काम करना, जितने तथाकथित बुद्धिजीवी जो अपने क्रिएटेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स एंड ये वो है, उनसे पूछना ये, उनके खानदान में कोई जवाब नहीं दे सकता, उनकी तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि क्या हो गया है, हमारे देश में टीचिंग खत्म हो गई है, बिजनेस शुरू हो गया है, तो कोई भी आके पढ़ा रहा है, नॉलेज है नहीं, पढ़ा रहा है। तो अगर आपको वाकई अच्छा स्टूडेंट बनना है और आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, तो यू शुड हैव कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। एनीवेज, तो मैंने आपको बताया कि क्यों ये पिंक लगता है और क्यों रेड होता है और ये क्यों ब्लूइश लगता है। बस रटा देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लू लगता है, ऑक्सीजनेटेड, इसका कोई सेंस नहीं है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने कंजेनाइटल हार्ट डिजीज तो पढ़ ली है। अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है कंडक्शन पाथवे ऑफ द हार्ट। ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। शुरू में आज कर दूंगा लेकिन खत्म तो ये अगली क्लास में होगा। मैं आपको फिर एक बार अपने अनुभवों पे ले जा रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हार्ट के अंदर जाके हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बता रहा था। डाउट्स लेंगे अभी 5 मिनट रुको, थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैंने आपको हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, ये वाला ये दिखाया था, इसमें आपको समझाया था किस तरह से हार्ट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। तो मैं यहाँ राइट एट्रियम में घूम रहा था, मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पूरा पढ़ लिया था। मुझसे कहा गया भाई बाहर आ जाओ अब इस दिल से, पढ़ तो लिया ये तुमने इसका पूरा स्ट्रक्चर। तो मैं इस दिल से बाहर आने की सोच ही रहा था, मैं राइट एट्रियम में घूम रहा था कि अचानक एक ख्याल आया मुझे। कहते हैं ना शीशा अगर टूटे तो बड़ी झंकार होती है, दिल टूटने की कोई सदा नहीं पर दर्द बहुत होता है। तो हार्ट अटैक पड़ा था, हार्ट फेल पड़ा था, हार्ट बर्न भी पड़ गया था। ये हार्ट ब्रेक क्या होता है? बहुत सी फिल्मों में डायलॉग था, गानों में सुना, दिल तोड़ दिया, दिल टूट गया, हार्ट ब्रोकन। तो मैंने सोचा आज मैं यहाँ राइट एट्रियम में खड़ा हूँ, दिल में झांकने का मौका मिला है, दिल को देखने का, तो क्यों ना थोड़ा दिल को थोड़ा सा तोड़ के देखें।
थोड़ा सा दिल की दीवारों को हल्का सा तोड़ के देखते हैं कि दिल का टूटना आखिर होता क्या है। तो मैंने एक हथौड़ी ली और दिल की दीवारों को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे मैं इन दीवारों को तोड़ूं तो पहले प्लास्टर टूटेगा, फिर ईंट की दीवार आएगी टूटने के लिए। तो मैं यहाँ राइट एट्रियम में खड़ा होकर अंदर से दिल की दीवार को तोड़ रहा था। पहले एंडोकार्डियम टूटेगा, फिर मायोकार्डियम आएगा ना। तो मैं जैसे दीवारों को तोड़ रहा था, अचानक मेरे हाथ में जोर का करंट लगा। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो रखी थी सभी कमरे की दीवारों में, दिल की दीवारों में बिजली की फिटिंग चल रही थी अंदर। मैंने कहा ये क्या है, और पता है कैसा, बिजली के नंगे तार सपोज दीवारों में दबा दिए जाए। सोचो आप, सभी दीवारों में अगर बिजली के नंगे तार दबा दिए जाए और जिनमें करंट बह रहा है और दीवारें हो सारी गीली जैसे बरसात में हो जाती हैं, तो पता है क्या होगा, न सिर्फ वो करंट उन तारों में आगे बढ़ेगा बल्कि वो दीवारों पर भी फैल जाएगा। और जब वो करंट दीवारों पर भी फैल जाएगा तो दीवारों पर भी लीक हो जाएगा ना, तो करंट सब जगह सब दीवारों पर फैल जाएगा। ऐसा ही कुछ हार्ट के अंदर हो रहा था। क्या हो रहा था कि मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में, ये तीन लेयर है ना, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अरे यहाँ स्पैमिंग बंद करो, यहाँ ध्यान दो। तो मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, तीन लेयर थे, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, याद होगा आपको यहाँ पे। तो मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में कुछ बारीक फाइबर्स थे जिनके अंदर करंट बह रहा था, और ना सिर्फ उनमें करंट बह रहा था बल्कि आगे की तरफ ट्रेवल भी कर रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सपोज ये हमारा हार्ट है, तो मायो और एंडोकार्डियम के बीच में यहाँ पे कुछ बारीक तार जैसे थे, फाइबर जैसे, ऐसे बहुत बारीक क्रिस क्रॉस ऐसे, जिनमें करंट बह रहा था। मैं और उनमें करंट बह रहा था, आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा था। तो मैंने कहा ये कौन सी टिश्यू है, लगता है मेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट हुई नहीं है, मुझे और देखना पड़ेगा ये कौन सी टिश्यू। तो मैंने ध्यान से देखा तो थे तो वो मसल फाइबर ही। ध्यान दीजिए, नर्व की तरह उनमें इंपल्स जरूर कंडक्ट हो रही थी, लेकिन वो थे क्या बताइए, वो थे मसल फाइबर्स, लेकिन नर्व लाइक मसल फाइबर। तो बताओ नर्व फाइबर है या मसल फाइबर है? नर्व लाइक मसल फाइबर, यानी थे तो मसल फाइबर ही, लेकिन नर्व जैसी प्रॉपर्टी थी उनके अंदर जिसकी वजह से वो इंपल्स कंडक्ट कर रहे थे। तो मैंने इन फाइबर्स को ढूंढा, कहां पे ये, याद रखना वॉल में दबे हुए हैं, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में, नर्व जैसे मसल फाइबर जिनमें अपने आप करंट बन रहा था और आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा था। तो मैंने उन फाइबर्स को ट्रेस किया, तो मैंने देखा कोरोनरी साइनस के पास राइट एट्रियम की दीवार में, जैसे उस फाइबर की एक, जैसे बहुत सारा धागा आपस में उलझ जाए तो एक गुत्थी जैसी नहीं बन जाती है, वैसे राइट एट्रियम की वॉल में कोरोनरी साइनस के पास एक पूरी गुत्थी दबी हुई थी। तो क्योंकि कोरोनरी साइनस के पास थी, राइट एट्रियम की वॉल में थी, तो मैंने इसका नाम दिया साइनो एट्रियल नोड। कीथ एंड फ्लैक नाम के साइंटिस्ट मुझसे पहले इसको ढूंढ के जा चुके थे, उन्होंने अपना नाम यहाँ लिखा हुआ था, नीट में नहीं आएगा। तो ये ऐसे नोड मैंने देखा, तो मैंने इसका नाम क्यों रखा है ऐसे नोड, क्योंकि ये कोरोनरी साइनस के पास था और राइट एट्रियम के वॉल में था। फिर मैंने और ढूंढा तो मुझे एक और गुत्थी मिली, एट्रिया और वेंट्रिकल की वॉल के जंक्शन पे, धागा आपस में उलझ जाए तो गुत्थी सी बन जाती ना वैसी। तो इसको मैंने नाम दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ऐसे नोड, और ये है एवी नोड। फिर मैंने देखा कुछ और फाइबर्स हैं जो ऐसे नोड को एवी नोड से जोड़ रहे हैं। ये फाइबर्स एट्रिया में नहीं है दोस्तों, एट्रिया के चैम्बर में नहीं है, एट्रिया की वॉल में है, दबे हुए हैं राइट एट्रियम की वॉल में, यहाँ एट्रिया की वॉल में। इनको हमने कहा इंटरनोडल फाइबर्स। तो जो इंपल्स ऐसे नोड में बनती थी वो ऐसे नोड से जब एवी नोड तक ट्रेवल करती थी, तो पहले वो एट्रिया की वॉल इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू ट्रेवल करती थी ना, तो वो करंट एट्रिया में भी लीक हो जाता था, दोनों एट्रिया में, राइट एट्रियम में भी और इधर भी चला जाता था लेफ्ट एट्रियम में भी, जिसकी वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों की वॉल में वो करंट लीक हो जाता था, है ना। फिर एवी नोड से मैंने ट्रेस किया तो नीचे, जैसे थोड़ा सा धागा आपस में उलझ जाए तो उसका एक गुच्छा सा नहीं बन जाता, वैसे एवी नोड से नीचे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो पार्टीशन है यहाँ पर उसका एक छोटा सा गुच्छा जैसा था। तो इस गुच्छे को मैंने कहा एवी बंडल। इसको हिज मेरे से पहले ढूंढ के गया था, तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है बताइए, इसी का दूसरा नाम है बंडल ऑफ हिज। तो एवी बंडल से फिर मैंने देखा कि दो ब्रांचेस निकल रही थी, राइट वाली ब्रांच थोड़ा पहले निकल रही थी और वो राइट वेंट्रिकल की दीवार में जा रही थी, फिर लेफ्ट वाली ब्रांच निकल रही थी और वो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार में जा रही थी। इन बंडल ब्रांचों से छोटे छोटे रेशे निकल रहे थे, ये रेशे परकिंजे ने ढूंढे थे, इसलिए इन्हें परकिंजे फाइबर कहते हैं। दोनों ही वेंट्रिकलों की दीवारों में ये रेशे स्प्रेड थे, जैसे पत्तियों में वेन्स फैली होती है ना, ऐसे दोनों ही वेंट्रिकल्स की वॉल में ये फाइबर्स पूरे स्प्रेड थे। तो इनको हमने नाम दिया परकिंजे फाइबर्स। और जो इंपल्स थी वो ऐसे नोड से चलती थी, इंटरनोडल फाइबर से होती हुई एवी नोड पे आती थी। इस दौरान इंपल्स पहले हार्ट की दीवारों में फैल जाती थी, जिससे हार्ट की जो वॉल्स में जो मसल फाइबर है वो डीपोलराइज हो जाता था। मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन शायद अभी नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल फाइबर डीपोलराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पाए जाने वाले एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे में घुसते हैं, इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल। तो इंपल्स पहले जब ऐसे नोड से एवी नोड तक जाती है तो वो एट्रिया की जो वॉल के मसल फाइबर है उनका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करती है, इसे कहते हैं डिपोलराइजेशन, जिसकी वजह से एट्रिया की मसल फाइबरों में पाए जाने वाले एक्टिन मायोसिन एक दूसरे में घुसते हैं, जिसकी वजह से एट्रिया में होता है कॉन्ट्रैक्शन, इसे कहा जाता है सिस्टोल।
तो इम्पल्स जब एसए नोड से एवी नोड तक जाती है तो पहले वो एट्रिया की वॉल में स्प्रेड होती है, जिसकी वजह से एट्रिया डिपोलराइज होती है और जिसकी वजह से एट्रिया में सिस्टोल होता है। तो एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में आने में सहायता मिलेगी इससे, है ना। फिर एवी नोड में ना इंपल्स कंडक्शन की स्पीड स्लोएस्ट होती है, तो यहाँ 1/10 ऑफ ए सेकंड का डिले होता है। तब तक एट्रिया अपना सिस्टोल पूरा कर लेते हैं, फिर वो इंपल्स एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में जाती है, जहां से फिर वो दोनों वेंट्रिकलों की दीवारों में स्प्रेड हो जाती है। इंपल्स के कंडक्शन की स्पीड फास्टेस्ट जो है वो बंडल ऑफ हिज में होती है। यहाँ से इंपल्स दोनों वेंट्रिकलों की दीवारों में स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से अब दोनों ही वेंट्रिकलों की दीवारें डीपोलराइज होती हैं, जिसकी वजह से दोनों ही वेंट्रिकलों की दीवारों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसका मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल नहीं करते, पहले एट्रिया सिस्टोल करती है क्योंकि इंपल्स एसे नोड से एवी नोड तक आती है। एवी नोड में थोड़ा डिले होती है इंपल्स, जिस वजह से एट्रिया फटाफट अपना सिस्टोल पूरा कर लेती है, तब इंपल्स बंडल ऑफ हिज में जाती है और फिर वेंट्रिकल की वॉल में करंट स्प्रेड होता है, तो फिर वेंट्रिकल डिपोलराइज होती है और वेंट्रिकल सिस्टोल करती है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन का करंट जो था वो एसे नोड से इंटरनोडल फाइबर से एवी नोड, वहां से बंडल ऑफ हिज और वहां से पर्किंजे फाइबर में जा रहा था। तो ये करंट जो ट्रेवल कर रहा था, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रेवल करता है, क्या होता है। ये करंट एसे नोड से एवी नोड, वहां से बंडल ऑफ हिज वगैरह में जा रहा है। तो डीपोलराइजेशन के बाद एक और चीज होती है दोस्तों, जिसे कहा जाता है रीपोलराइजेशन। अगर वो नहीं होगा तो दोबारा डिपोलराइजेशन कैसे हो पाएगा? आपने किसी खड़ी चीज को गिरा दिया तो उसे उठाना पड़ेगा, तभी तो दोबारा गिरा सकते हो, है ना। तो क्या होता है, डिपोलराइजेशन की जो इंपल्स है वो एसे नोड से एवी नोड तक से पर्किंजे फाइबर तक जाती है, परंतु जो रिपोलराइजेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी वो होता है पर्किंजे फाइबर से एसे नोड। तो याद रखिए, डिपोलराइजेशन एसे नोड से पर्किंजे फाइबर, रिपोलराइजेशन पर्किंजे फाइबर से एसे नोड। इंपल्स कंडक्शन पाथवे का सीक्वेंस क्या है? एसे नोड से इंटरनोडल फाइबर, इंटरनोडल फाइबर से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, जिसको हम एवी बंडल भी कहते हैं, और बंडल ऑफ हिज से पर्किंजे फाइबर। और ये डिपोलराइजेशन की इंपल्स अगर ऐसे जा रही है तो रीपोलराइजेशन की इंपल्स ऐसे आती है, अपोजिट। यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होगा, देखिए, सबसे पहले इंपल्स एसे नोड से एवी नोड तक जाएगी, तो पहला इवेंट होगा एट्रिया का डिपोलराइजेशन। इसके बाद दूसरा इवेंट क्या होगा बताइए? दूसरा इवेंट होगा वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन यूं हुआ है ना, रिपोलराइजेशन यूं होगा। तो तीसरा इवेंट होगा फिर वेंट्रिकल का ही रीपोलराइजेशन, और आखिरी इवेंट होगा एट्रिया का रिपोलराइजेशन। तो ही तो दोबारा हो पाएगा एट्रिया का डिपोलराइजेशन। तो ऐसे चलती है इंपल्स, डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे कि ये इंपल्स आखिर कैसे बन जाती है यहाँ अपने आप। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा, स्टिमुलस देते हैं तो इंपल्स बनती है, लेकिन यहाँ तो बाहर के बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस, यहाँ पे सुई चुभाई, स्टिमुलस दी तो इंपल्स बनी और ब्रेन को पता चला यहाँ सुई चुभाई है। लेकिन यहाँ कोई हम दिन भर ऐसे नोड पे सुई थोड़ी चुभाते रहते हैं कि धड़क धड़क धड़क, फिर भी बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के यहाँ अपने आप इंपल्स बनती है, और बार बार बनती है, लगातार बनती है। 1 महीने के फीटस में एक बार बनना शुरू हुई, तो जब तक वो फीटस पैदा होकर जवान होकर बूढ़ा होकर मर नहीं जाता, तब तक लगातार बनेगी। और एडल्ट हर 0.8 सेकंड के बाद एक बार बनती है और हार्ट को 72 बार बीट कराती है। तो इंपल्स अपने आप कैसे बनती है ऐसे नोड में, यहीं से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डाउट्स ले रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट अभी मैं डाउट लूंगा।